अब आपको सीधा लेकर चलते हैं राजधानी जयपुर स्थित जेईसीसी कन्वेंशन सेंटर पे, जहां पर आज राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का तीसरा और आखिरी दिन है। आपको बता दें, पिछले 2 दिन से यानी 9, 10 और आज आखिरी 11वां दिन है जहां पे राइजिंग राजस्थान को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, समिट का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर को किया था। इस दौरान उनके साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों उप मुख्यमंत्री यानी दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा समेत राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी मौजूद थे। आपको बता दें, जो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 है, ये राजस्थान के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस दौरान कई एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये एमओयू राजस्थान के विकास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहे हैं। चलिए अब आपको ज्यादा जानकारी के लिए जुड़वाते हैं हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण के साथ। हनुमंत, तीसरा दिन, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ कार्यक्रम आज आखिरी दिन होने जा रहे हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा जानकारी दीजिए। जो है आज राजस्थान जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, उसका तीसरा और अंतिम दिन है। और तीसरे दिन का जो कार्यक्रम है, सबसे खास कार्यक्रम जो है वो है एमएसएमई कॉन्क्लेव, जो यहाँ कुछ ही समय बाद में जो है यहाँ पर शुरू होगी, जिसमें जो लघु उद्योग भारती के सहयोग से ये कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि यहाँ पर जो युवा उद्यमी और यंग एंटरप्रेन्योरशिप है उनको बढ़ावा देना है। यहाँ पर जो युवा उद्यमी राजस्थान के, उनको अलग अलग जिलों से यहाँ पर बुलाया गया। 7,000 से अधिक युवा उद्यमी हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया। इसके अलावा जो है इस कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल होंगे। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर शामिल होंगे, जिनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे पीछे की तरफ ये डोम आपको दिखाई दे हमारे सामने। यहाँ पर ये जो युवा खड़े हैं, ये सभी एमएसएमई कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए इनको बुलाया गया है। खास बात यह है कि यहाँ प्रदेश भर के अलग अलग जिलों के जो युवा उद्यमी हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। और सभी को यहाँ पर जो है इस सम्मेलन के अंदर ये राजस्थान में निवेश कैसे बढ़े, युवा कैसे अपना रोजगार शुरू करे, कैसे स्टार्टअप शुरू किया जाए, कैसे आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ आगे बढ़े, ये तमाम बातें हैं जिस पर यहाँ पर जो है ध्यान दिया जाएगा कि किस तरीके से इसको शुरुआत की जाए। ये सारी बातें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी हो चुका है। एक राजस्थान के जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी मौजूद रहेंगे। वहीं कॉन्क्लेव के कल दूसरे दिन नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री आए थे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर पहुंचे थे। इसके अलावा जो है सिक्किम के राज्यपाल जो है ओम माथुर, तमाम ऐसे केंद्र मोदी ने इस इनॉग्रेशन के बाद कई केंद्रीय मंत्रियों को भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है। और निवेशकों में ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि राजस्थान में आइए, निवेश कीजिए। यहाँ का जो माहौल है वो हर तरीके से आपके पक्ष में है, सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। और कल प्रवासियों के लिए भी सम्मेलन किया गया, उसमें भी बड़ी घोषणा की गई कि राजस्थान के अंदर हर साल 10 दिसंबर को, कल के ही दिन जो कार्यक्रम हुआ उसी दिन को अब सीएम ने जो है ऐलान किया कि राजस्थान प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहीं राजस्थान सरकार एक प्रवासियों के लिए अलग से विभाग बनाएगी, जहां पर प्रवासियों के लिए काम होंगे। प्रवासियों की जो किसी प्रकार की जो कार्य काम है वो सारे उस विभाग के अंदर होंगे। तो ऐसे में सरकार की तरफ से राजस्थानी प्रवासियों को साधने की कोशिश कि प्रवासी राजस्थान में आए, निवेश करें, राजस्थान को विकसित भारत की श्रृंखला में। इसके अलावा नितिन गडकरी ने 30,000 करोड़ से अधिक जो है 9 परियोजनाओं की जो है यहाँ पर राजस्थान को सौगात दी। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 3,41,000 जो है आवास बनाने की बात कही। ऐसे तमाम जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को कई उम्मीद जो लगाई बैठी है राइजिंग राजस्थान। सभी ने कहा कि निवेश कीजिए। केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर आए, भरोसा दिलाया कि राजस्थान में निवेश के अपार अवसर है और आप आइए और राजस्थान में निवेश कीजिए। बिल्कुल हनुमान, जैसे अभी आप बता रहे थे कि राजस्थान सरकार ने, भजनलाल सरकार ने जो है प्रवासी राजस्थानियों पे काफी ध्यान केंद्रित किया है। ऐसे में हमने देखा था कि जब राइजिंग राजस्थान प्री समिट जारी थे, तो उस दौरान जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, वो कोलकाता गए थे ताकि जो प्रवासी राजस्थानी हैं उनको राइजिंग राजस्थान के विषय में बताया जा सके। साथ ही उनको बताया गया कि किस तरीके से आप राजस्थान के विकसित होने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उसको लेकर थोड़ी सी जानकारी साझा कर दीजिए। बिल्कुल, राजस्थान के राइजिंग राजस्थान को सफल बनाने के लिए जो है अलग अलग प्रदेशों में जो है सभी की जिम्मेदारी दी गई थी कि राइजिंग राजस्थान के अंदर
किस तरीके से जो है बढ़ावा दिया जाए, राइजिंग राजस्थान को कैसे सफल बनाया जाए। तमाम अलग अलग देशों में भी जो है 32 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर 5000 से अधिक इन्वेस्टर यहाँ पर बुलाए गए हैं ताकि राजस्थान सरकार के निवेश को बढ़ावा मिले, राजस्थान में निवेश अधिक से अधिक हो। ये तमाम बातें यहाँ पर राजस्थान के अंदर देखने को मिले। तो ऐसे में राजस्थान सरकार की तरफ से तमाम बड़ी घोषणाएं यहाँ पर की गई। राजस्थान सरकार की तरफ से ये दावा है कि 30 लाख करोड़ के MOU ये इस समिट के अंदर 3 दिन की समिट के अंदर दावा है। इस MOU से निश्चित रूप से राजस्थान विकास के अवसर बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे साथ में जो है मंत्री बाबूलाल खराड़ी पहुंच रहे हैं, उनसे बात करेंगे। कैबिनेट मंत्री सर बताएं, 3 दिन की समिट है और आज MSME कॉन्क्लेव में युवा उद्यमियों को बुलाया गया है। किस तरीके से प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो? बिल्कुल निश्चित रूप से ये राइजिंग राजस्थान एक अलग प्रकार का है, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे प्रवासी राजस्थानी हैं देश और दुनिया में, उन्होंने वहाँ जा कर उनसे मिले। उन्होंने कहा आपके पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपनी ईमानदारी से आपने देश और दुनिया में राजस्थान का नाम ऊंचा किया है, आपने अपना नाम कमाया है और वहाँ एक सशक्त रूप से आप एक उद्यमी के रूप में खड़े हो गए हो। आप आइए अपनी मातृभूमि में और यहाँ के उद्योग लगाइए, और यहाँ उद्योग लगाएंगे तो प्रदेश के लिए एक आर्थिक रूप से प्रदेश भी सक्षम होगा। तो आज आपने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में देश और दुनिया के सारे प्रवासी राजस्थानी यहाँ हैं। एक माहौल देने का काम किया है। पहले भी होते थे लेकिन उनको माहौल नहीं मिलता था, आते थे वापस चले जाते थे। कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई एक विभाग बनाएंगे जो विभाग उनकी मदद करेगा, तो उनको कहीं कठिनाई नहीं आए, कोई समस्या न रहे, वो निराश न हो, ऐसा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और देश के प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि हमारा जो प्रदेश है, जो एक बीमारी राज्यों की श्रेणी में पूर्व की कांग्रेस की सरकार की गलत नीतियों के कारण चला गया, अब उसको देश की विकसित राज्यों की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना है। ये लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी का है, माननीय मुख्यमंत्री जी का है। तो ये एक बहुत अलग प्रकार का जो है, जो ये राइजिंग राजस्थान है, और इससे युवाओं को नौकरी लगेगी और इन्वेस्ट होगा तो प्रदेश में एक हमारा प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और मजबूत होगी तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों की बात की जाए तो राजस्थान में जिस तरीके के निवेश MOU हो रहे हैं, तो उस क्षेत्र में भी क्या उम्मीद है कि राजस्थान के विकास को पंख लगेंगे? निश्चित रूप से लगेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1 जिला 1 प्रोडक्ट एक योजना बनाई है। उस जिले में क्या उत्पादन है, क्या मिनरल्स है, उसको देख करके उस जिले में उसका उत्पादन करेंगे, उसका उद्योग लगाएंगे। तो ऐसा सब जिलों से आ गया, और आने के बाद में जहाँ जो चीज़ उपलब्ध है उसका उद्योग स्थापित होगा और वहाँ पर लोगों को रोजगार दिया जाएगा। 1 साल का कार्यकाल सरकार का पूरा होने वाला है। प्रधानमंत्री 17 को ERCP की सौगात देने वाले हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? देखिए, ERCP का इशू है, प्रदेश एक तरफ तो सूखे से प्रभावित है, तो ये कभी भी हमारे नेताओं का ध्यान उधर नहीं गया, और ERCP आज से नहीं बरसों से योजना लंबित थी। हमारी सरकार आने के बाद में ERCP को मंजूरी मिल गई। अब जहाँ सूखा है वहाँ पे पेयजल समस्या के साथ साथ जो जमीन सूखी है उसको भी हम हरा भरा करेंगे। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है। ये थे हमारे साथ में जो है मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जिनका कहना था कि राजस्थान के अंदर निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। राइजिंग राजस्थान का आयोजन इसीलिए रखा गया है कि अधिक से अधिक निवेश आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हर जिले में अलग अलग जैसी वहाँ की परिस्थिति है, या जहाँ वहाँ पर जो प्रचुर मात्रा में जो भी खनिज पदार्थ उपलब्ध है या कुछ और चीजें की है तो उत्पादन है, तो वहाँ उस चीज को बढ़ावा देने के लिए निवेश के अलग अलग अवसर जो है सरकार पैदा की जाएगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर यहाँ पर बढ़ाई राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री भी उत्साह है कि राजस्थान में निवेश आएगा और राजस्थान विकास को पंख लगेगा। जी बिल्कुल हनुमंत, कल हम देख रहे थे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा था कि राजस्थान जो है वो अपार संभावनाओं का प्रदेश है। साथ ही राजस्थान के ऊपर सूर्य देव की जो कृपा है वो 365 दिन रहती है। ऐसे में अगर कोई MOU साइन करना चाहे, स्पेशली जो कहें ऊर्जा सेक्टर में, तो सौर ऊर्जा का राजस्थान के पास में अपार भंडार मौजूद है।
बिल्कुल राजस्थान जो है एक प्रदेश, एक देश का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। राजस्थान के अंदर बात की जाए तो सूर्य की किरणें की विशेष कृपा रहती है और यहाँ सरकार 365 दिन जो है सूर्य की किरणें जो है अन्य राज्यों के मुकाबले यहाँ पर अधिक होती है। तो ऐसे में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान प्रगति कर रहा है और सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में जहां राजस्थान में बिजली की जो समस्या है उसकी बात की जाए, सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 2027 तक राजस्थान को बिजली में आत्मनिर्भर बनाएंगे। किसानों को दिन में बिजली दी जाएगी, 24 घंटे बिजली देने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। तो इस समिट के अंदर सबसे ज्यादा सरकार को उम्मीद है, जो इन्वेस्टर आ रहे हैं उसमें जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इन्वेस्ट होने की संभावना है, क्योंकि सौर ऊर्जा की राजस्थान में अपार संभावना है, क्योंकि राजस्थान में जो है सूर्य की किरणों का विशेष प्रकोप रहता है। तो ऐसे में राजस्थान में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर कंपनियां यहाँ पर सौर ऊर्जा के प्लांट लगा रहे हैं, कई किलोवाट के मेगावाट यहाँ पर के प्लांट लग चुके हैं और सौर ऊर्जा के लिए सरकार की तरफ से पीएम सूर्यघर योजना के माध्यम से भी लोगों के घरों में जो है संयंत्र लगा रहे हैं ताकि लोग बिजली फ्री ले सके। तो राजस्थान सरकार का दावा है कि 27-28 में सरकार इस स्थिति में आ जाएगी कि हम बिजली बेचने की स्थिति में आएंगे। अभी बिजली खरीद के काम चलाना पड़ता है, किसानों को जो है रात में ही बिजली दिन में नहीं मिलती है। कई तरह की बिजली की समय किसान उत्पादन जो है असर पड़ता है। तो ऐसे में उम्मीद किसानों को भी बड़ा अवसर है कि राजस्थान में अगर सौर ऊर्जा का उत्पादन और अधिक बढ़ेगा तो किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलेगी। बिजली मिलेगी तो किसान का उत्पादन अधिक होगा। किसान का उत्पादन अगर अधिक होगा तो प्रदेश जो है आर्थिक रूप से मजबूत होगा, राजस्थान की इकोनॉमी डेवलप होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। किसान की आय दोगुनी होगी, राजस्थान प्रदेश की आय दोगुनी होगी। ऐसी तमाम उम्मीदें जो सरकार की भी लगा रही है और आम आदमी और आम किसान भी उम्मीद कर रहे हैं। तो ऐसे में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर वो जिले हैं, पश्चिमी इलाका खास तौर से, वहां पर भी अपार संभावना है। सौर ऊर्जा के प्लांट वहां पर लग चुके हैं। तो आने वाले समय में देखने वाली बात है इस समिट में जो भी अक्षय ऊर्जा से संबंधित राजस्थान सरकार करके एमओयू होंगे उससे कितना फायदा मिलेगा किसानों के बिजली उत्पादन और राजस्थान सरकार बिजली उत्पादन में कितना आत्मनिर्भर रहेगा वो आने वाले समय में यहाँ पर पता चलेगा। बिल्कुल हनुमान, तो ये तो बात हो गई सौर ऊर्जा की जिसके लिए राजस्थान सदैव तत्पर रहता है और कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार ने जो बात कही है, मुख्यमंत्री की ओर से जो बात कही गई है कि सूर्य देव की राजस्थान के ऊपर साल भर कृपा रहती है तो सौर ऊर्जा में वो काफी आगे हम बढ़ सकते हैं। वहीं अब दूसरी तरफ बात करें पर्यटन की तो राजस्थान की जो वीर भूमि है पर्यटन से काफी फली फूली है। हम बात करें जयपुर की, जैसलमेर की, जोधपुर की, उदयपुर की, तो यहाँ पे जो है पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। हर साल हम देखते हैं, राइजिंग राजस्थान से पहले भी हमने देखा है किस तरीके से हर साल देश ही नहीं बल्कि विदेशी प्लेटफॉर्म से, विदेशी धरती से जो मेहमान है वो हमारी मरुधरा को घूमने आते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो है बहुत सारे पर्यटन के अपार संभावना है। पर्यटन राजस्थान में हर दिशा में आगे बढ़ रहा है क्योंकि राजस्थान शुरू से ही देश का एक राज्य जो है पर्यटन के सिरमौर रहा है। यहाँ पर देश विदेश के करोड़ों सैलानी हर साल यहाँ पर आते हैं। राजस्थान जो है राजस्थान के शहर को भ्रमण करते हैं। राजस्थान के अंदर यहाँ पर पर्यटन की बात की जाए तो प्रदेश के अंदर अनेक अवसर है पर्यटन के लिए। निवेश की बात की जाए तो मंत्रियों ने भी, प्रधानमंत्री ने भी कहा राजस्थान में टूरिज्म में अपार संभावना है। राजस्थान सरकार भी इस पर विशेष फोकस रखती है। पर्यटन एक राजस्थान की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर है कि राजस्थान की इकोनॉमी में जो है पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान है। तो सरकार पर्यटन की दिशा में बहुत काम कर रही है। राजस्थान के अनेक जिले हैं जैसे जयपुर हो, जोधपुर हो, जैसलमेर हो, ऐसे जिले हैं उदयपुर हो जहां पर पर्यटन के लिए अपार संभावना। यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स है जो बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग सैलानी आते हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से निवेशकों को भी ये पर्यटन के लिए विशेष सेशन रखाया गया था जिसमें इन्वेस्टरों से ये सरकार ने रिक्वेस्ट की कि आप आइए राजस्थान में पर्यटन में निवेश कीजिए, यहाँ पर अपार संभावना है। सरकार आपको सिंगल विंडो सिस्टम से हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराएगी। सरकार आपके साथ है। तो आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से कि राजस्थान में पर्यटन की क्या नए अवसर पैदा होते हैं, नए मॉन्यूमेंट्स किस तरीके से तैयार किया जाए। नई टूरिज्म पॉलिसी लाई गई, ग्रामीण टूरिज्म पॉलिसी डेवलप किया जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में और भी ऐसे कई स्थान हैं जहां पर्यटन को और अधिक डेवलप किया जा सकता है, या पर्यटन स्थल है उसको और अधिक क्या नया किया जाए। पर्यटन विभाग की तरफ से लगातार ये नवाचार किए जा रहे हैं। जयपुर में भी नए पर्यटन टूरिस्ट स्पॉट है वो बनाए जा रहे हैं। धार्मिक सर्किट बनाया जा रहा है, खाटू श्याम जी का सर्किट बनाया जा रहा है। सीएम ने कहा था कि इन इलाकों में भी
जो नए नए सर्किट बने हैं पर्यटन के लिए, वहां पर होटल की भी अपार संभावना है। तो होटल निवेशकों से भी सीएम ने आह्वान किया कि आप भी आइए और राजस्थान के अंदर निवेश कीजिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर तमाम तरह के ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां पर अभी भी जो है कई सुविधाओं की दरकार है, होटलों की दरकार है, क्योंकि बड़ी तादाद में सैलानी आते हैं, विदेशी आते हैं, देशी आते हैं। डोमेस्टिक टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि आजकल डोमेस्टिक टूरिज्म कोरोना के बाद आपने देखा होगा प्रगति की, जिस तरीके से डोमेस्टिक टूरिज्म में काफी इजाफा हुआ है। इसके बाद जो है स्थानीय जो भारतीय पर्यटक है उनकी तादाद भी जयपुर में बढ़ी है। इसके अलावा राजस्थान के अन्य जिले हैं जहां पर भी पर्यटन की अपार संभावना है। तो सरकार द्वारा पर्यटन के लिए भी एक बड़ा फोकस इस निवेश के लिए रखा गया कि राजस्थान में बड़ी तादाद में यहाँ पर एमओयू आएंगे। जी प्रगति। हनुमंत, सौर ऊर्जा की हमने बात की, पर्यटन की हमने बात की, विकास की हमने बात की। राजस्थान में एक और मुद्दा है जो काफी गरमाया रहता है, या फिर यूं कहें कि राजस्थान की जो नींव है कहीं ना कहीं उसके वजह से हिली रहती है, वो मुद्दा है जल का। क्योंकि हमने सरहदी जिले जो देखे हैं, जैसे जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, वहां पर जल संसाधन खासकर की जो खेती बाड़ी के लिए जल चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, वो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। वहीं जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में इंदिरा गांधी कैनाल के ऊपर जो किसान हैं उनको निर्भर रहना पड़ता है। अगर थोड़ा भी ऊंच नीच होती है या 19-20 होती है तो खेती पे कहीं ना कहीं उसका असर पड़ता है। तो ऐसे में राइजिंग राजस्थान में हम जल शक्ति विभाग को किस तरीके से देखें, किस तरीके के उसमें एमओयू की हम अपेक्षा कर सकते हैं? बिल्कुल, राजस्थान के अंदर जल एक राजस्थान एक विषम परिस्थिति वाला प्रदेश है। कल नितिन गडकरी का जो सेशन था उसके अंदर जोगाराम पटेल कैबिनेट मंत्री है, जो कानून मंत्री है, उन्होंने कहा था कि राजस्थान एक 4 कोने हैं और चारों ही कोने विषम परिस्थिति वाले कोने हैं। यहाँ पर अलग अलग परिस्थिति है, उन पर यहाँ पर बात की जाए तो राजस्थान के अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया है। एक तरफ रेगिस्तान है, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ नदियां भी हैं, हर इलाका है। तो हर इलाके के, और राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। तो विषम परिस्थितियां हैं। यहाँ पर डेवलप के लिए सरकार ने रोड डेवलप जो किया उसके लिए आभार जताया था कल जो है जोगाराम पटेल ने नितिन गडकरी के सामने। तो ऐसे में राजस्थान के लिए जल एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर है, क्योंकि किसानों के लिए, खेती के लिए जल चाहिए होता है, पीने के लिए पानी, और इन्वेस्ट राजस्थान के अंदर इन्वेस्ट होता है। तो इन्वेस्ट फैक्ट्रियां लगती तो वहां पर पानी की भी आवश्यकता होती है। तो जल एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है किसी भी स्टेट के लिए, कि पानी की उपलब्धता अगर प्रचुर मात्रा में होती है, जमीन, पानी, ये ऐसी इनकी उपलब्धता होती है तो उद्योग प्रचुर मात्रा में लगते हैं और वहां की इकोनॉमी भी अच्छी डेवलप होती है। तो राजस्थान के अंदर पिछले चुनाव में प्रगति देखा होगा, सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने जो है ईआरसीपी को लेकर भाजपा पर सवाल किए थे, मोदी सरकार पर सवाल उठाए थे कि ईआरसीपी योजना को अटका रखा है। राजस्थान के 13 जिलों की ये प्यास बुझाने वाली योजना जिसका इंतजार था प्रधानमंत्री, लेकिन उसको अटका रखा है। गहलोत सरकार ने आरोप लगाते, लेकिन बीजेपी सरकार सत्ता में आई, भजनलाल मुख्यमंत्री बनते हैं। अब जो है राजस्थान की सरकार का जो है ईआरसीपी योजना की सौगात 17 तारीख को प्रधानमंत्री दोबारा जयपुर आएंगे, दादिया में सभा होगी, उसके अंदर ईआरसीपी की योजना की सौगात राजस्थान को मिलेगी। ये राजस्थान के किसानों के लिए वरदान और मील का पत्थर साबित होने वाली योजना है। निश्चित रूप से राजस्थान में किसानों की जो पानी की कमी है, सिंचाई का पानी है, वो प्रचुर मात्रा में इस योजना से मिलेगा। 13 जिलों की प्यास बुझेगी। तो बहुत बड़ी योजना है और इसको लेकर इंतजार राजस्थान के प्रदेशवासियों को लंबे समय से था। तो ऐसे में 17 तारीख को ही राजस्थान को इसकी सौगात मिलने वाली है। तो राजस्थान में पानी की समस्या का कई समाधान जो है, किसानों को जो है खेती के लिए, सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध होगा। सरकार का भी ये फोकस है कि किसानों को आय दोगुनी की जाए। मोदी सरकार का यह विजन है कि विकसित भारत 2047 जिसको बनाना है। तो ऐसे में भारत सरकार जो है 2047 के सपने को साकार करने के लिए राज्यों को भी विकसित होना जरूरी है। तो राज्य भी इस तरीके की समिट का आयोजन कर रहे हैं, तो ऐसे में राज्य भी विकसित होगा। तो राजस्थान एक बड़ा प्रदेश है। मोदी ने भी तारीफ की थी समिट के आयोजन के लिए, सरकार के काम की भी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री फिर जो है 9 दिनों के अंदर जो है दोबारा जयपुर आ रहे हैं और 17 दिसंबर को जयपुर में दादिया में एक सभा होगी। उस सभा के अंदर जो है प्रधानमंत्री ईआरसीपी योजना की सौगात प्रगति देने वाले हैं। तो ऐसे में राजस्थान के जल के लिए ये वरदान साबित होने वाली योजना है जो मील का पत्थर साबित होगी। जी प्रगति। बिल्कुल हनुमंत, राजस्थान में पानी की समस्या को दूर करना सरकार का प्रथम उद्देश्य रहा है हमेशा से, और भजनलाल सरकार ने तो मध्य प्रदेश के साथ समझौते भी साइन किए थे सत्ता में आते ही। वहीं अब बात कर लेते हैं, भारत जो है वो युवाओं का देश माना जाता है। ऐसे में भारत की जो नींव है, भारत का जो विकास है, वो कहीं ना कहीं युवाओं के कंधों पर है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से हमेशा कहा जाता है कि विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान बेहद अहम महत्व रखता है। हनुमंत,
अब मैं आपसे चाहती हूं कि आसपास के जो लोग हैं, जो युवा वहां पे मौजूद हैं, आप एक बार उनसे जाके उनका व्यू पॉइंट जाने। प्रगति, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ भाजपा विधायक है, उनसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी कह के गए कि विकसित भारत 2047 का सपना साकार करना है तो राज्य का विकास जरूरी है। तो विकसित राजस्थान किस तरीके से बनाने के लिए राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन किया जा रहा है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बात है, उनकी गारंटी के ऊपर लोगों ने विश्वास किया। उनकी गारंटी हिंदुस्तान ही नहीं अपितु विदेशों के अंदर भी दिल से, मन से ऊपर चढ़ के बोली है। और उन्होंने जिस तरीके की बात बेबागी से यहाँ पे हमारे राइजिंग राजस्थान के माध्यम से बोली है, उसमें कहीं न कहीं आने वाले समय के अंदर एक बढ़ता राजस्थान, उत्कृष्ट राजस्थान, उठता राजस्थान, एक राजस्थान को जिस गति को हम चाहते थे, 8 करोड़ लोगों की जो मनसा थी, उस मनसा को कहीं न कहीं साकार सपना एक मजबूती के आधार पर माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार कहीं न कहीं पूरा करने जा रही है। वो इसीलिए कि चाहे एमएसएमई का सेक्टर हो, चाहे उद्योग का हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे व्यापार का हो, किसी भी तरीके से हम देख के मानते हैं। मैं इस बात को यहाँ बढ़ाते हुए ये कहूंगा कि 2003 के बाद में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की कंपनीज जैसे बगरू के अंदर आई थी, लोगों को ये लगा था कि यहाँ पे रोजगार का माहौल क्या होगा, वो कहीं ना कहीं अब धरातल से ऊपर उठ के आने लगी है। चाहे जेसीपी की कंपनी हो, विप्रो की कंपनी हो, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज को, एनबीसी जैसी कंपनी बहुत पुरानी थी, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज को जब पंख लग गए, आने वाले समय के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि 10 दिसंबर को प्रवासी के रूप में एक दिवस मनाया जाएगा, तो लोगों को ये विश्वास हो गया कि राज्य सरकार वाकई में राइजिंग भी करती है और उसको उसके बाद में उसकी चिंता भी करती है। वो सब बातें इस राइजिंग राजस्थान के माध्यम से देखने को मिली। 1 साल पूरा हो रहा है, प्रधानमंत्री 17 तारीख को दादिया में आ रहे हैं सभा करने के लिए। ईआरसीपी की सौगात मिलने वाली है, जो बड़ा मुद्दा रहा था चुनाव में। देखिए, ये हमारा सौभाग्य भी है कि वो राजस्थान 2 बार पधार रहे हैं। पहले तो 9 को आए, अब 17 को आ रहे हैं। और मेरा सौभाग्य इसलिए कि वो बगरू विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। ये दोनों ही स्थान बगरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर आते हैं। ईआरसीपी जैसी बड़ी योजना जिसमें कई जिलों का उद्धार होगा, लोगों को हाथ को हुनर मिलेगा, खेत को पानी मिलेगा, वो कहीं न कहीं इससे पहले की सरकार थी, उन्होंने केवल और केवल कागजों में उसको घुमाने का काम किया। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने योजना भी बनाई और उसको धरातल के ऊपर भी लेके आए। तो ये हम सब लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इस सौभाग्य का फायदा आम राजस्थान के लोगों को मिलेगा। और जिस तरीके से उन्होंने राइजिंग राजस्थान के अंदर जिस तरीके की बात यहाँ पे बोली है, वो राइजिंग राजस्थान वाली बात प्रवासी हो, एमएसएमई का उद्योग हो, प्रिंट का उद्योग हो, लघु उद्योग हो, कपड़ा उद्योग हो, कृषि हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, सबके अंदर एक समांतर रूप के अंदर जाती हुई, निकलती हुई नजर आ रही है। और इसका फायदा हम सब लोगों को मिलेगा। ये थे हमारे साथ कैलाश वर्मा, जो कि भाजपा के विधायक है, युवा विधायक है, और इन्होंने कहा कि राजस्थान विकसित राजस्थान की दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2047 में भारत को विकसित राज्य की श्रेणी में लाया जाए और सिरमौर बनाया जाए देश का राज्य। तो ऐसे में निश्चित रूप से भजनलाल सरकार जो है अच्छा काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री की 17 तारीख को जो सभा होने वाली है, वो उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में होने वाली है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री 17 दिसंबर को जयपुर आएंगे और ईआरसीपी योजना की सौगात देंगे। जी प्रगति। बिल्कुल हनुमंत, हमने सुना किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो 17 तारीख का दौरा है उसको लेकर उत्साहित नजर आए बगरू से विधायक। अब मैं बात कर रही थी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हमेशा कहते हैं कि विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान की नींव रखना बहुत जरूरी है। ऐसे में विकसित राजस्थान तभी बन सकेगा जब उसके युवाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा मिलेगी। फिर चाहे वो हम सेकेंडरी स्कूल के एजुकेशन को ले या हायर एजुकेशन को ले, चाहे फिर वो स्कूल स्तरीय शिक्षा हो या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी स्तरीय शिक्षा हो, उसको लेकर राइजिंग राजस्थान में काफी उत्साह देखने को मिला है। मदन दिलावर को हमने एक्शन में देखा, उसके बाद हायर एजुकेशन के जो मिनिस्टर है, डिप्टी सीएम जो है हमारे डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, वो भी एक्शन में नजर आए। तो किस तरीके से राइजिंग राजस्थान में हम शिक्षा विभाग को देख पाएंगे? बिल्कुल, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसे न केवल परिवार का बल्कि पूरे देश का भला किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा अगर अच्छी होगी तो निश्चित रूप से डेवलप भी राज्य का अच्छा होता है। तो एजुकेशन सिस्टम है, उसकी न्यू पॉलिसी जो केंद्र सरकार की तरफ से लाई गई है, उसका धरातल पर उतारने के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चाहे वो स्कूली शिक्षा हो या फिर सेकेंडरी जो है उच्च शिक्षा हो,
दोनों ही जो है शिक्षा में जो है राजस्थान सरकार लगातार यहाँ पर प्रयास कर रही है। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नितिन गडकरी के संबोधन में कहा था कि हमारे यहाँ पर IIIT जैसे उच्च स्तरीय संस्थान यहाँ पर है, NLU यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में राजस्थान सरकार अलग अलग यूनिवर्सिटी यहाँ पर मौजूद है, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए भी हर जिले में राजस्थान सरकार अब मेडिकल यूनिवर्सिटी लगभग जो है बनाई जा रही है। तो ऐसे में राजस्थान उच्च शिक्षा के लिए अब अनेक अवसर जो है यहाँ पर मौजूद है। तो इस समिट के अंदर भी जो इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको यहाँ पर डिजिटल का बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को स्टार्टअप बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर किस तरीके से राजस्थान में शिक्षा में नई क्रांति ली जाए, शिक्षा में किस तरीके से नए प्रोजेक्ट लिया जाए, डिजिटल किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, ऐसे तमाम प्रोजेक्ट भी यहाँ पर इस राइजिंग राजस्थान समिट में भी देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान राइजिंग में राजस्थान सरकार जो है उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा में विद्यार्थियों की जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सरकार का ये है कि सरकार हर आदमी युवाओं को आज की तारीख में नौकरी नहीं दी जा सकती, क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा 8 करोड़ की जनता है, बड़ा प्रदेश है। तो ऐसे में सरकार जो है स्किल डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के रोजगार के प्रशिक्षण शिक्षा के माध्यम से दिए जाए, ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सके, खुद जो है अपने आप पर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अगर सरकारी नौकरी नहीं हासिल होती है तो युवा उद्यमी बन सके, अपना खुद का प्लांट लगाकर स्टार्टअप शुरू कर सके। तो सरकार का जो शिक्षा का जो डेवलप है, अब शिक्षा के साथ स्किल डेवलपमेंट के कोर्स पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि स्किल डेवलपमेंट किया जाए, तो हर क्षेत्र में किया जाए, चाहे एग्रीकल्चर हो, डिजिटल हो, सोशल मीडिया हो। हाँ, ऐसे अनेकों फील्ड है जहां पर युवा अपना स्टार्टअप लगा सकता है। युवा जो है अब देश की क्रांति के नए प्रयोग कर सकता है, नए स्टार्टअप, नए कंपनी खोल सकता है। तो आज जो स्टार्टअप MSME का जो समिट है इसी पर केंद्रित रखा गया। इसमें यहाँ पर प्रदेश भर के 7001 युवा उद्यमी है जो इन्होंने छोटा छोटा स्टार्टअप शुरू किया और आज अच्छा मुकाम हासिल किया, उनको भी बुलाया गया। कुछ उद्यमी है जो अभी अपना स्टार्टअप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उनको भी बुलाया गया है, ताकि यहाँ पर लोगों के सामने एक मैसेज दिया जा सके, युवाओं को एक सीख दी जा सके, उनको एक मार्गदर्शन दिया जा सके कि आप स्किल डेवलपमेंट में भी अनेकों अवसर हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए, और स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर जो है धर्मेंद्र प्रधान है जो केंद्रीय मंत्री, उनको भी बुलाया गया है। मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे, MSME के यहाँ पर अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, लघु उद्योग भारती के पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर राजस्थान सरकार की तरफ से युवाओं पर फोकस किया जा रहा है। युवाओं का रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है जो हर चुनाव में सामने आता है। चाहे राजस्थान सरकार की जो भर्तियां आयोजित कराती है, कहीं भर्तियां जो पिछली सरकार में आपने देखा कि भर्तियों पर जो है धांधली के आरोप लगे, कहीं पेपर आउट हुए। तो ऐसे में युवाओं ने जो है कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाता और बीजेपी सरकार सत्ता में आती है। तो अब युवाओं की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं हमारा देश युवाओं का देश है और युवाओं के बल पर ही देश आगे बढ़ेगा। तो युवा बड़ी तादाद में जनसंख्या एक युवाओं का हिस्सा है। तो युवाओं को आगे बढ़ाना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। तो राजस्थान सरकार भी जो है स्किल डेवलपमेंट के साथ युवाओं को शिक्षा में परिवर्तन लाया जा रहा। अब शिक्षा ऐसी दी जाए, बुनियादी शिक्षा का जो ढांचा है उसको बदला जाए, कि शिक्षा की जो पद्धति है उसको नए सिरे से, नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाए, स्किल डेवलपमेंट के कोर्स सिखाए जाए, बच्चों को स्किल डेवलप की जाए, बच्चों को अलग अलग कोर्स सिखाया जाए। महिलाओं के लिए भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए जा रहे हैं, हर जिले में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं हमारे यहाँ पर जो है, अनेकों मुद्दे हैं जिनके माध्यम से यहाँ पर युवाओं को सरकार जो है स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से एजुकेशन सिस्टम है उसको और अधिक मजबूत करने का प्रयास कर रही है, ताकि राजस्थान के युवा और अधिक जो है मुकाम हासिल करे, देश की प्रगति में योगदान दे। राजस्थान के कई बड़े उद्योगपति देश दुनिया में अपना नाम कमा रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ पर बात की जाए प्रगति, तो राजस्थान के कई युवा जो उद्यमी है वो बड़े बड़े कंपनी के CEOs भी है, बड़े कंपनियों में जो है बड़े बड़े पदों पर भी है। तो राजस्थान एक कहा जा सकता है कि यहाँ पर अनुभव की कमी नहीं है, यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ पर जो है हर युवा को बस एक रास्ते की जरूरत है। यहाँ पर भी जो युवा उद्यमी है, जो कल कहा जाता है कि समिट के अंदर ये बात सामने निकल कर आई थी, जो राजस्थानी प्रवासी आए थे यहाँ पर, तो पहले जब यहाँ पर वो अपने उद्योग लगाने की कोशिश की, लेकिन सरकार की इस तरीके के नियम पेचीदगी के कारण वो यहाँ पर नहीं लगा पाए, तो उनको वहां पर जाना पड़ा। लेकिन उनकी दिल और इच्छा आज भी राजस्थान के लिए बसती है, अपनी माटी के लिए बसती है। तो उन्होंने कहा था कि सरकार जो सरलीकरण करती है, तो खासतौर से जमीन का मुद्दा आता है, तो कल जो है वन पर्यावरण केंद्रीय मंत्री जो है यहाँ पर बुलाया गया था, ताकि यहाँ पर जो सरकार किसी प्रकार की जमीन की अड़चन नहीं आए।
केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया जा रहा है, शिवराज सिंह चौहान को बुलाया गया ताकि एग्रीकल्चर में अधिक इन्वेस्ट आए, नितिन गडकरी को बुलाया गया जो कि सड़क परिवहन मंत्रालय उनके पास में, तो यहाँ पर रोड डेवलपमेंट किस तरीके से हो। नितिन गडकरी ने कल कहा था कि राजस्थान के अंदर टूरिज्म की अपार संभावना है और टूरिज्म और अधिक बढ़ाना है तो आपको रोड कनेक्टिविटी अच्छी होनी जरूरी है। तो नितिन गडकरी ने कल कहा था कि भजनलाल ने जब नितिन गडकरी के अपने सामने संबोधन में कहा कि नितिन गडकरी एक ऐसे मंत्रालय है जो इनके पास कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री गया तो खाली हाथ नहीं है, और वही हुआ राजस्थान के अंदर भी। कल नितिन गडकरी 9 परियोजना जो है देखे गए, जो 30,000 करोड़ से भी अधिक परियोजनाएं जिनकी घोषणा यहाँ पर की गई। निश्चित रूप से इन घोषणाओं से राजस्थान में रोड डेवलप होगा। साथ ही नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक बस का भी जिक्र किया कि एक इलेक्ट्रिक बस जो आएगी जो ऑटोमेटिक जो है उसमें टिकट होगा ताकि आपको टिकट कंडक्टर की झंझट खत्म रहेगा। साथ ही उसके अंदर एयर स्टोरेज जैसी सुविधाएं वहां पर मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक बस है जो जयपुर दिल्ली के बीच चलाने की योजना है, और जयपुर दिल्ली की जो हाईवे जो तैयार हो रहा है, कॉरिडोर तैयार होने से महज 2.25 घंटे की दूरी तय हो जाएगी। तो ऐसे में जो है राजस्थान का डेवलप जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी प्रगति। बिल्कुल हनुमंत, हम तमाम दिनों से देख रहे हैं किस तरीके से सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा हो, डिप्टी सीएम हो दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा या फिर अन्य मंत्री जो सरकार का हिस्सा है, वो किस तरीके से राइजिंग राजस्थान को लेकर उत्सुक नजर आए, और साथ ही उनका जो काम है वो काफी एक्शन मोड में नजर आया। ऐसे में आज समिट का आखिरी दिन है, वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित है। तो जल्दी से हमारे दर्शकों को जगदीप धनखड़ के प्रस्तावित कार्यक्रम की जानकारी दे दीजिए। सौर ऊर्जा की अपार संभावना है राजस्थान के अंदर, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, हमारे जो भी एमएसएमई के उद्यमी हैं और उसकी बहुत बड़ी संभावना राजस्थान में है, और वो आज इनकी जो कॉन्क्लेव है, समिट है, उसमें भाग लेने के लिए इनको हर तरह की सुविधाएं यहाँ मिले और इनको पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले, सही समय पर इनका कभी कोई बिजली की कोई लोड शेडिंग ना हो, कमी ना हो। और हम इसमें सुधार करने चाह रहे हैं कि आने वाले समय में बिजली की दरें नहीं बढ़े बल्कि और थोड़ा कम होने की तरफ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ा करके और दरें बढ़ाने का जो ये क्रम था इसको थाम करके और हम दरों को कम करने की और अब आगे जाके हमारी प्लानिंग है ताकि यहाँ आने वाले उद्यमियों को अच्छी बिजली भी मिले, पर्याप्त बिजली भी मिले और उनको दाम भी सही मिले। समिट में उम्मीद है कि सबसे ज्यादा एमओयू जो सौर ऊर्जा में आने की संभावना, क्योंकि राजस्थान में 365 दिन सूर्य देव की कृपा रहती है। हाँ, तो वो तो आप देख ही रहे हैं कि सबसे ज्यादा एमओयू अभी हमारे जो हुए हैं वो ऊर्जा के क्षेत्र में हुए हैं, और यहाँ आने वाले हर उद्यमी को हम उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे, उनको पर्याप्त सॉल्यूशन देंगे, समय पर उनकी काम हो, समय पर उनका निस्तारण हो, उनकी क्लियरेंस हो, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने प्रोजेक्ट को लगा करके और वो यहाँ से लाभ कमाए, तभी जा करके इन्वेस्टर अपने वापस आने की प्रयास करता है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ एनर्जी मिनिस्टर, जिनका कहना था कि राजस्थान के अंदर अभी मैंने जैसा भी जिक्र किया था कि एनर्जी एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्रगति। यहाँ पर सौर ऊर्जा के सबसे ज्यादा एमओयू होने की संभावना है, क्योंकि राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के अपार अवसर है और 2027-28 तक राजस्थान सरकार किसानों को दिन में बिजली देने का वादा किया है। इसके अलावा इस स्थिति में राजस्थान आएगा कि राजस्थान बिजली बेचने के लिए, अभी तो बिजली खरीद रहा है राजस्थान, लेकिन एक ऐसा समय आएगा 2027-28, क्योंकि सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा में अपार संभावना राजस्थान के अंदर है, सूर्यदेव की कृपा रहती है। तो ऐसे में उम्मीद है कि इस समिट के अंदर जो एमओयू होंगे इससे निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर जो है बड़ी तादाद में जो निवेश आएगा तो राजस्थान में बिजली उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगा। वहीं इसका दावा समिट के अंदर सबसे ज्यादा किया जा रहा है। जी प्रगति। बिल्कुल, हम तमाम जानकारियों से देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात पे जोर देते हैं कि हमें देने की आदत लगानी चाहिए, ना कि लेने की। तो अगर हम सरकार, जो भजनलाल सरकार है, राजस्थान की सरकार है, वो बिजली खरीद रही है, वहीं कुछ समय बाद सौर ऊर्जा की मदद से अगर वो बिजली बेची जा सके तो वो सरकार के लिए अहम साबित हो जाएगा। अच्छा हनुमंत, आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कार्यक्रम प्रस्तावित है, उसको लेकर जल्दी से हमारे दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। प्रगति, आज जो है जयपुर के अंदर जो है लघु उद्योग भारती की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम भी है, जो कि एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर है वो बनाया गया है। वो उसका इनॉग्रेशन के कार्यक्रम में जो है
उपराष्ट्रपति के आने की कार्य उसका इनॉग्रेशन करने के लिए आएंगे। वहीं समिट में आने का भी कार्यक्रम है, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तय नहीं है कि यहाँ पर जिस तरीके से कहा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर इस समिट में जो है कई अनेक केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया गया, राज्यपाल को बुलाया गया, प्रधानमंत्री खुद इसका उद्घाटन करेंगे। तो देश दुनिया के जो बड़े दिग्गज लीडर हैं, वहीं भारत के जो बड़े दिग्गज लीडर हैं, उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है ताकि समिट को और अधिक बढ़ावा मिले। लघु उद्योग भारती की तरफ से एमएसएमई कॉन्क्लेव है और लघु उद्योग भारती का ही एक राजस्थान से जो अलग जो कार्यक्रम है जिसमें स्किल डेवलपमेंट सेंटर एक बनाया गया है आधुनिक सुविधाओं से, जहां पर युवाओं को स्टार्टअप की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उसका भी एक इनॉग्रेशन कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल होंगे और इसके अलावा जो है वहां पर तमाम लघु उद्योग भारती के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है वो भी मौजूद रहेंगे। और इस समिट का आज जो है राइजिंग राजस्थान समिट की बात की जाए तो आज अंतिम और तीसरा दिन है और तीसरे दिन सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो एमएसएमई कॉन्क्लेव, जिसमें यहाँ पर केंद्रीय मंत्री को भी बुलाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान सीएम खुद रहेंगे और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री एक एक करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, राज्य मंत्री भी पहुंच रहे हैं, विधायक भी पहुंच रहे हैं। तो आपने देखा कि हर मंत्री जो है उत्साहित है कि राजस्थान इस समिट से निश्चित रूप से एक विकास होगा, राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा और विकसित भारत की जो संकल्पना है मोदी सरकार की, उसमें राजस्थान का एक बड़ा योगदान है। वो भी अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा क्योंकि राजस्थान अब आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ एक और मंत्री है, जाबर सिंह खरा, यूडीएच मंत्री। सर, एमएसएमई कॉन्क्लेव युवाओं को बढ़ावा देने के लिए युवा कैसे स्टार्टअप तैयार करें, मोदी जी का आत्मनिर्भर का सपना। देखिए, राजस्थान सरकार, भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे लघु उद्योग भारती सब मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में जितने ज्यादा एसएमएसएमई लगेंगे, हमारे यहाँ की आर्थिक स्थिति, हमारे यहाँ रोजगार के अवसर उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। और आज एसएमएमई के लिए विशेष सत्र जो आयोजित किया जा रहा है, नई नीतियां जारी की जा रही, निश्चित रूप से इसका आने वाले समय में देश के युवाओं को अच्छा लाभ मिलेगा। वो प्रोत्साहित होकर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लघु उद्योग भारती ऐसे युवा जो इस क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देने का काम कर रही है और निश्चित रूप से लघु उद्योग भारती के मार्फत अब तक जितने लोगों को निपुण किया गया है, वो इस क्षेत्र में जब भाग्य आजमाएंगे तो निश्चित रूप से भारत की आर्थिक स्थिति और प्रदेश की आर्थिक स्थिति की कायापलट होगी। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बेरोजगारी की समस्या बहुत हद तक समाप्त होगी। अच्छा, यूडीएच विभाग आपके पास है, शहरों के सुनिश्चित विकास के लिए सरकार इस समिट के बाद और कोई एमओयू इस तरीके के देखने मिले ताकि शहरों का सुनिश्चित, क्योंकि निवेश आएगा तो छोटे छोटे शहर भी डेवलप होंगे, तो उसके लिए यूडीएच क्या तैयारी कर रहा है? देखिए, कल आपने देखा होगा माननीय नितिन गडकरी जी जो आए थे, उन्होंने जयपुर शहर के और राजस्थान के लिए कुछ सौगातें देकर गए। हम जयपुर के अगल बगल में कुछ नई टाउनशिप विकसित करने का कार्यक्रम बना रहे हैं, जिनमें विशिष्ट क्षेत्रों के लिए वो क्षेत्र, जैसे किसी जमाने में बेंगलोर आईटी हब बना, हम जयपुर के पास भी एक आईटी हब बनाने का कार्यक्रम बना रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत जल्दी हम इसे मूर्त रूप देने में सफलता प्राप्त होगी। ये थे हमारे साथ यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खरा, जिनका कहना था कि जयपुर शहर के पास में जो है एक नया जो है कल नितिन गडकरी ने जो एक घोषणा की है जयपुर शहर के रिंग रोड की, उसमें जो है नया डेवलप किया जाएगा। तो कहीं कहीं शहरों का सुनियोजित विकास इस तरीके से किया जाए कि आने वाले कई सालों तक, कल भजनलाल जो कि मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी कहा था, भजनलाल शर्मा ने नितिन गडकरी कि मोदी सरकार के जो भी कार्य या विकास के डेवलप है, खासतौर से रोड डेवलप है, वो नितिन गडकरी का जो विजन है वो इस तरीके से विजन है कि आने वाले 30 साल की क्या आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते बनाया जाए, ताकि किसी प्रकार की आने वाले 25-30 साल तक किसी प्रकार की कोई ऐसी टेक्निकल अड़चन नहीं आए। शहर किस तरीके से डेवलप होगा, बाद में कितना वहां ट्रैफिक बढ़ेगा, उन सबको देख के ध्यान में रखते हुए रोड डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो विजन दिखता है, ये प्रधानमंत्री का विजन है, मोदी सरकार का विजन है कि आने वाले 30 साल तक क्या सोच है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेवलप किया जाता है। तो यूडीएच मंत्री भी उसी के लिए बात कर रहे हैं कि शहर का सुनियोजित विकास हो, राजस्थान के अंदर निवेश बढ़ेगा तो कहीं शहर भी डेवलप होंगे, कहीं
नई इंडस्ट्री एरिया डेवलप होंगे तो उनका कैसे विकास किया जाए सुनिश्चित से किसी प्रकार की कोई यहाँ पर जो परेशानी नहीं हो और आने वाले कई सालों तक जो है वो जो भी डेवलपमेंट के जो कार्य है वो लगातार जो है लोगों के लिए सहूलियत बने रहे। जी प्रगति। बिल्कुल हनुमान, तमाम विषयों पर हमने अभी चर्चा की, तो अब एक महत्वपूर्ण विषय पे और कर लेते हैं। देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को अब राइजिंग राजस्थान में एमओयू साइन होंगे, निवेशक आएंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा। उस रोजगार में महिला सशक्तिकरण जो है वो देखने को मिल सकता है। उसको लेकर सरकार का क्या पक्ष है? महिला सशक्तिकरण को जैसे हमने देखा है, ना सिर्फ राज्य सरकार, ना सिर्फ भजनलाल सरकार, बल्कि मोदी सरकार केंद्र में हमेशा महिला के सशक्तिकरण को लेकर आवाज उठाती आई है। साथ ही बिल भी उन्होंने इस बार पेश किया था। बिल्कुल, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना शुरू से ही मोदी सरकार का भी ध्येय रहा है, राजस्थान सरकार का भी रहा है। हर सरकार का ध्येय रहता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाएं घर की एक रीढ़ की हड्डी होती है। उनको मैनेजमेंट का सिस्टम है वो सबसे अधिक नॉलेज होता है, क्योंकि पूरा घर का जो अंदर का काम संभालना, किस तरीके से कम बजट में रसोई चलाना, तो महिलाओं को और अधिक सुनियोजित तरीके से उद्यमी अगर बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से उनको जो है कहा जा सकता है कि डेवलप किया जा सकता है। तो ऐसे में राजस्थान सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए अनेक योजना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं के लिए नए नए स्टार्टअप तैयार करना, महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए जा रहे हैं, उनको ब्यूटी स्किल के कोर्स सिखाए जा रहे हैं, सिलाई के प्रशिक्षण के कोर्स सिखाए जा रहे हैं, ज्वेलरी के प्रशिक्षण सिखाए जा रहे हैं। महिलाओं को वहां पर जो है अलग अलग छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए लोन दिए जा रहे हैं, समूह बनाए जा रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सरकार जो है राजीविका के माध्यम से भी महिलाओं को लोन उपलब्ध कराया जाता है, ताकि छोटे छोटे तबके की जो गरीब महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बने। और प्रधानमंत्री का विजन है देश आत्मनिर्भर बने, और उसी दिशा में सरकार भी काम करती है, हर राज्य सरकार काम करती है कि देश का जो है हर व्यक्ति जो है आत्मनिर्भर बने, देश के आत्मनिर्भर प्रोडक्ट बने। यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश की आय बढ़ेगी, देश की आय बढ़ेगी तो देश का विकास होगा, देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। और दुनिया को भारत जो है तीसरी मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। जैसा कि मोदी सरकार हर बार जिक्र करती है कि आने वाले समय में जो है सरकार भारत को देश दुनिया की तीसरी ताकत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में सरकार विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। हर तरीके से युवाओं को भी रोजगार मिले, किसानों की आय बढ़े, लोगों की आय बढ़े, छात्रों को रोजगार मिले, युवाओं को नौकरी मिले, शिक्षा बढ़िया मिले, बच्चों, महिलाओं, हर तबके के, गरीब तबके का, वंचित वर्ग का विकास हो। हर व्यक्ति का, देश के अंतिम पंक्ति तक पायदान का व्यक्ति है, वहां तक विकास पहुंचे, वहां तक उनको सरकार की योजना का लाभ पहुंचे, उनका प्रचार प्रसार कैसा हो, उनको हर योजना का जो है सरकार की किस तरीके से पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री का विजन है कि हर व्यक्ति देश के अंदर जो भी योजना है उसको पहुंचाने का, हर अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि जब अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा तभी देश का विकास होगा। तो ऐसे में देश के हर व्यक्ति को लाभ मिले, ऐसी योजना सरकार की तरफ से हर समय बनाई जाती है, ताकि देश में युवाओं के साथ में नौकरियां मिले और इसी से देश आगे बढ़ता है। जी प्रगति। हनुमंत, महिला सशक्तिकरण की तो हमने बात कर ली, उस विषय पे हमने अच्छी खासी बात कर ली। अब बात करते हैं किसानों की। कल हमने देखा किस तरीके से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आए, उन्होंने राइजिंग राजस्थान में किसानों की हित को लेकर अपना पक्ष रखा। ऐसे में विपक्ष हमेशा जो है सरकार पे, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, किसानों की अनदेखी का जो है आरोप लगाती आई है। तो कहीं ना कहीं अब विपक्ष के मुंह पे भी एक ताला के तौर पे साबित होने जा रहा है, क्योंकि राइजिंग राजस्थान में किसानों के हक में भी काफी एमओयू हुए हैं, उसको लेकर जानकारी दीजिए। कल जो है मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय मंत्री है वो आए थे, हमारे साथ कुछ और मिनिस्टर भी पहुंच चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जोराराम है हमारे साथ। मंत्री जी बताएं, आज युवाओं को बुलाया गया है कि किस तरीके से एमएसएमई की तरफ से कॉन्क्लेव का आयोजन कि युवा उद्यमी आगे बढ़े, मोदी जी के आत्मनिर्भर का सपना साकार हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो ये राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम चल रहा है, कल जो प्रवासी सम्मेलन रखा था और प्रवासी के सम्मेलन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं की है कि जो ये राइजिंग राजस्थान के तहत एमओयू 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, उन एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए
जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसका एक विभाग अलग से खोलेंगे और प्रॉपर विभाग इसके ऊपर मॉनिटरिंग करेगा, उनकी क्रियान्विति के संबंध में कार्रवाई करेगा। साथ ही साथ 10 दिसंबर को हर साल प्रवासी दिवस मनाया जाएगा, जिसे प्रवासी दिवस के रूप में वापस प्रवासियों की समस्याएं भी सुनने को मिलेगी, उन प्रवासियों के यहाँ आने का वापस मौका भी मिलेगा और प्रवासियों को जो एमओयू है उनको धरातल पे उतारने के लिए भी उसमें प्रयास होंगे। साथ ही साथ में सिंगल विंडो खिड़की जो सरकार की तरफ से घोषणा की गई है वो खुलेगी और उस पर एक अधिकारी लगेगा और वो उन प्रवासियों के संबंध में और जो एमओयू है उनको धरातल पर उतारने के लिए काम करेगी। आज एमएसएमई के संबंध में जो आज चर्चा है, ये एमएसएमई तो राजस्थान की जड़ है, राजस्थान की नींव है। ये आज राजस्थान का कोई कोना हो, चाहे कोई जिला हो, उन जिलों में एमएसएमई उद्योग पहले से चल रहे हैं और उन उद्योगों को, घरेलू उद्योगों को, लघु उद्योगों को, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो सराहनीय है और उनके इस कदम से राजस्थान का जो छोटा वर्ग है, जो छोटे उद्योग चलाने वाला है, उनको ताकत मिलेगी, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और राजस्थान की जीडीपी बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा और इससे लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। कल शिवराज सिंह चौहान भी आए। किसानों की बात हर बार की जाती है, कांग्रेस लगातार आप पर भी विपक्ष निशाना साधता है कि किसानों के लिए किस तरीके से सरकार और अधिक काम कर रही है। हमारी सरकार सभी वर्गों के लिए संवेदनशील है, चाहे वो किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हो, किसानों को और कैसे सशक्त करे, किसान कृषि को और कैसे बढ़ावा दे, पशुपालन को और कैसे बढ़ावा दे, साथ ही साथ में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, गरीब उत्थान के लिए, गरीबों को और कैसे मजबूत करे, युवा बेरोजगार है उनको रोजगार कैसे मिले, इस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। 4 लाख से ज्यादा नौकरियां देने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसके ऊपर अमल भी होना चालू कर दिया है। कई नौकरियां लग गई और कई इसे साल भी है, भर्तियां भी निकलने वाली है। साथ ही साथ में ये जो राइजिंग राजस्थान का पूरा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में जो 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, उन एमओयू के मार्फत ये बहुत सारे उद्यमी या उद्योग लगाएंगे और उन उद्योगों के मार्फत प्राइवेट सेक्टर में लाखों लोगों को, बेरोजगारों को अवसर मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी का काम है आरोप लगाना, हमारा काम है काम करना और धरातल पे लोगों को फायदा देना। देख सकते हैं कि एमओयू सरकार की तरफ से समिट में किए गए हैं। उस एमओयू के माध्यम से बहुत सारे जो है कहा जा सकता है कि राजस्थान में विकास के अवसर पैदा होंगे, ऐसी उम्मीद यहाँ पर सभी मंत्री अलग अलग जता रहे हैं। आपने अभी सुना जोराराम कुमावत को, जो कि मिनिस्टर है राजस्थान सरकार के, उन्होंने अपनी बात रखी कि राजस्थान में जो है कल बड़ी घोषणा प्रवासियों के लिए की गई, क्योंकि ये जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पर बड़ी तादाद में प्रवासी जो है राजस्थानी निवास करते हैं। एक और अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे, तब तक अपन बात करते हैं प्रगति। यहाँ पर इस समिट के अंदर जो है बड़ी तादाद में निवेश के लिए अवसर पैदा किए गए सरकार की तरफ से, ताकि सहूलियत रहे, राजस्थान में निवेश बढ़े, ऐसी ही उम्मीद यहाँ पर जो है यहाँ पर की जा रही है। जी प्रगति। बिल्कुल हनुमंत, हम देख सकते हैं किस तरीके से सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य की भजनलाल सरकार हो, उनका किसानों की तरफ रुख साफ है। वो चाहते हैं कि वर्ग के हर क्षेत्र की तरह, हर जो हमारे समाज में वर्ग हैं उनकी तरह ही किसानों का विकास हो। अब बात कर लेते हैं कल जो नितिन गडकरी ने कहा कि जिस सर बताइए, राजस्थान, एक सेकंड मैं आपको रोकने की कोशिश करूंगा, हमारे साथ सुमित गुजराल जी बताएं किस तरीके से देखते हैं आप राइजिंग राजस्थान को 3 दिन के? देखिए, राइजिंग राजस्थान को आपको सबके चेहरे पे उत्साह देखकर लग रहा है और जिस तरह एमओयूज 35 लाख करोड़ के राजस्थान में एमओयूज हुए हैं, तो ये राजस्थान का तकदीर, तस्वीर और तस्वीर बदलने वाला क्रांतिकारी दिन ये 3 है, जो आगे राजस्थान को आप देखिए औद्योगिक प्रदेश के रूप में हमारा राजस्थान जाना जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते समस्त राजस्थान की जनता की तरफ से कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उन्होंने राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम आयोजित किया और सरकार के प्रथम वर्ष में ही, तो प्रथम वर्ष में आयोजित करके सरकार की मंशा उन्होंने जाहिर कर दी है कि अगले 2 साल 3 साल में सारे के सारे इंप्लीमेंट होकर राजस्थान में नई औद्योगिक क्रांति के माध्यम से न सिर्फ परोक्ष अपरोक्ष रोजगार राजस्थान वासियों को दिए जाएंगे, बल्कि भारत से युवा राजस्थान की ओर अग्रसर होंगे और जो रेवेन्यू जनरेट होगा उस रेवेन्यू राजस्व प्राप्ति के माध्यम से राजस्थान में विकास के ऐसे काम होंगे, राजस्थान विकास में भी, विकास में प्रगति के देश में विकसित राजस्थान के रूप में। आज एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन है, युवाओं को बुलाया गया है, क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल, आप देखिए, आप माननीय प्रधानमंत्री जी के जब भी आप देखते हैं, जब भी कोई औद्योगिक और कार्यशाला होती है तो उसमें कार्यशाला होती है तो उसमें उनके हमेशा विशेष फोकस युवाओं पर रहता है और उन्होंने के माध्यम से रहता है कि भारत के युवा ही देश को आगे लेके जाएंगे और विश्व की 11वीं से 5वीं नंबर अर्थव्यवस्था भारत आई है तो 3री नंबर अर्थव्यवस्था इन युवाओं के बदौलत आएगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य, जो लक्ष्य है, वो आज ये हमें दिख रहा है और युवाओं के माध्यम से जो युवा स्टार्टअप्स और नए नए और टेक्नोलॉजी की क्रांति की नई नई चीजें अपने इनोवेटिव आइडियाज लेकर उन्हीं इनोवेटिव आइडियाज के माध्यम से राजस्थान विकसित राजस्थान के रूप में उभरेगा। बिल्कुल विकसित राजस्थान की दिशा में आगे बढ़ेगा। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जो है दिया कुमारी भी पहुंच चुकी है, तस्वीरें दिखाना चाहेंगे हम। यहाँ पर जो है इस कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी यहाँ पर पहुंच चुकी है और अभी जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया कुमारी मौजूद है और इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। इस की बात की जाए तो 3 दिन का ये समिट है जिसके अंदर बड़ी तादाद में निवेश जो राजस्थान में आएगा, ऐसी उम्मीद सरकार की तरफ से लगाई जा रही है। आज एमएसएमई कॉन्क्लेव का जो आयोजन किया जा रहा है ताकि युवाओं को बुलाया गया है, जो स्टार्टअप लगाते हैं, जो युवा है उनको यहाँ पर बुलाया गया है। अभी हम उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से भी बात जो करेंगे, मीडिया से तो बात कराएंगे। जब तक प्रगति बात करते हैं इस कॉन्क्लेव की, इस कॉन्क्लेव में जो है बड़ी तादाद में युवा उद्यमी पहुंचे हैं, प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके अंदर ये सभी को सिखाया जाएगा कि कैसे राजस्थान में निवेश को बढ़ावा दे, कैसे स्टार्टअप शुरू किया जाए, किस तरीके से एक युवा जो है अपना स्टार्टअप खुद शुरू करता है, धीरे धीरे वो ऊंचाइयों को छूता है और बड़ी कंपनी बन जाती है और देश दुनिया में नाम कमाता है। तो वो कहीं न कहीं एक मोटिवेशन यहाँ पर इस कॉन्क्लेव में दिया जाएगा कि यहाँ पर कहा जा सकता है कि इस 3 दिन की समिट में करीब दावा है कि 35 लाख करोड़ के एमओयू सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि प्रस्ताव आए हैं। अब इस धरातल पर कितने एमओयू होंगे वो आने वाले समय पता चलेगा, लेकिन एक सरकार की तरफ से अच्छा प्रयास है कि राजस्थान प्रदेश विकास की अग्रसर हो। उसके लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए समिट का आयोजन देश दुनिया के अलग अलग कंपनी के सीईओ, निवेशकों, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री खुद उद्घाटन करके गए, उनको बुलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दिया कुमारी मीडिया से बात कर रही, अंदर की तरफ निकल चुके हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जो कि इस कार्यक्रम में अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाली है एमएसएमई कॉन्क्लेव, जिसमें शामिल होने के लिए यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पहुंची हुई है। जी प्रगति बताएं। बिल्कुल हनुमंत, मंत्रियों का आना शुरू हो चुका है। अब मैं आपसे ऐसे में सवाल करना चाहूंगी कि कल जैसे हमने सुना नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि जयपुर से दिल्ली की जो हवाई यात्रा है वो कहीं ना कहीं ठप पड़ती नजर आएगी, क्योंकि जो हम जयपुर से लेकर दिल्ली तक की सड़क मार्ग है उनको इतना बेहतर कर देंगे कि एयरवेज के जरिए आप रोडवेज को प्रेफर करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर साथ में हमने ये भी देखा कि नितिन गडकरी ने राजस्थान के लिए 9 सड़क परियोजनाओं को भी सौगात दी है, ऐसे में अगर वो 9 सड़क परियोजनाएं जो हैं वो जब लागू हो जाएंगी, जब वो सड़क मार्ग शुरू हो जाएंगे तो रोजगार के काफी अवसर हमें दिखाई देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हाईवेज की बात करें तो उनके साइड में होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, पेट्रोल पंप्स होते हैं, तो उससे राजस्थान की जो इकोनॉमी है कहीं ना कहीं भागीदारी जीएसटी में राजस्थान की बूस्टअप हो जाएगी। मंत्री के विश्नोई भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखिए वीआईपी जो है काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि यहाँ पर अब बिल्कुल जो हाँ यहाँ पर देखेंगे काफिला आगे की तरफ गया है। हम उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के पहुंचने का जो है समय हो चुका है, तो ऐसे में अभी बात की जाए अगर नितिन गडकरी की जो कल कार्यक्रम हुआ था जिसके अंदर नितिन गडकरी यहाँ पर शामिल हुए थे राइजिंग राजस्थान समिट में, राजस्थान सरकार को जो है इन्होंने जो परियोजनाओं की जो सौगात दी थी, जिसके अंदर आपने देखा था कि यहाँ पर नितिन गडकरी ने जो राजस्थान को 9 परियोजनाओं की सौगात दी, करीब 30,000 करोड़ की वो परियोजनाएं थी। इसके बाद एक चुटकी लेते हुए नितिन गडकरी ने कहा था कि राजस्थान, मैंने सुना है कहीं खबर पड़ी है कि राजस्थान में एक कि बस में जो है 50 बिना टिकट यात्री पकड़े जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सब सिस्टम आने वाले समय में सरकार खत्म करने की किस तरीके से कि उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों का भी मैंने सिस्टम देखा है कि वहाँ चुटकी लेते हुए मजाक की अंदाज में कहा था कि
हॉर्न के अलावा सब कुछ बजता है, लेकिन यहाँ का क्या हाल है मुझे नहीं पता। साथ लेकिन उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसी इलेक्ट्रिक बस तैयार की जा रही है जो ऑटोमेटिक टिकट होगा, उसका ऑटोमेटिक वो चलेगी, और जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा, जहां पर चार्जिंग पॉइंट होगा, जहां स्टॉपेज होगा वहीं पॉइंट होगा, तो वो चार्ज हो जाएगी। दिल्ली जयपुर के बीच चलाने की योजना है। और अगर ये कॉरिडोर जो हाईवे जो बना है, इससे महज बनेगा, इससे महज जयपुर दिल्ली की दूरी जो है कम हो जाएगी, और 2.25 घंटे 2.5 घंटे में आप जयपुर से दिल्ली सफर कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं हवाई सफर पर उन्होंने कहा कि हवाई सफर बंद होने वाला है, क्योंकि हवाई सफर जाने से एयरपोर्ट जाने के लिए आपको 1 घंटे पहले निकलना पड़ता है। इसके बाद वहां से एयरपोर्ट से बाहर निकलने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है, और एयरपोर्ट की दूरी शहर से ज्यादा होती है। तो ऐसे में कहीं कहीं वो अधिक समय हो जाता है बस के मुकाबले, तो क्योंकि फ्लाइट का भी टाइम फिर उसमें जोड़ा जाए तो अधिक हो जाता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये हवाई यात्रा का जो है, कहीं कहीं बस यात्रा जो है सुगम होने वाली है जयपुर दिल्ली के लिए आने वाले समय में। बिल्कुल हनुमंत, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार अगर राजस्थान राज्य में रोडवेज के ऊपर ध्यान देती है तो कहीं ना कहीं वो मील का पत्थर साबित होगा। अब ऐसे में कल हमने देखा था समिट के दूसरे दिन जो है वो केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री जी किशन रेड्डी भी आए थे। तो हम राइजिंग राजस्थान में इस चीज को इस तरीके से देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सिविल एविएशन के फील्ड में या फिर हवाई सेवाओं के क्षेत्र में भी राजस्थान विकास करने जा रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा था कुछ समय पहले ही जयपुर से कुल्लू के लिए भी नई हवाई सेवा शुरू की गई थी। बिल्कुल, कल जो है नितिन गडकरी ने एक बात कही थी जिसमें ये कहा गया था कि राजस्थान में एक एयरपोर्ट डेवलप किए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप सड़क पर जो एयरपोर्ट खासतौर से सांचौर में जो बनाया गया है हाईवे, वहां पर आप उतार सकते हैं। तो नितिन गडकरी का एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर जो है जिस तरीके से रेलवे फाटक बंद की जाती वैसे ही एक एरिया होगा जहां पर प्लेन जो है टेक ओवर करेगा और लैंड करेगा, और वहां पर जो है वो गेट बंद कर दिए जाएंगे सड़क पर, और वहां से उड़ने के बाद वापस गेट खोल दिए जाएंगे। तो कहीं कहीं सड़क का इस्तेमाल कीजिए आप एयरपोर्ट बनाने के लिए। छोटे छोटे एयरपोर्ट जो है आप ऐसे सड़कों पर हेलीपैड बनाया जा सकता है जहां पर जो है आप विमान उतर सकेंगे और जा सकेंगे। तो और उन्होंने कहा था फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे हाईवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े हाईवे हमारी जो है केंद्र सरकार बना रही है राजस्थान के अंदर। तो ऐसे में आप कहा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर जो है किस तरीके से एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। अभी जो राजस्थान के अंदर एयरपोर्ट है उसमें अलग अलग शहरों के लिए, खासतौर से जयपुर में अभी भी फ्लाइट का विस्तार किया गया है। कई देशों की फ्लाइट भी यहाँ से जाती है, और देश के अलग शहरों में भी राजस्थान में एयरपोर्ट है, उनको भी डेवलप किया जा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट को भी डेवलप किया जा रहा है। तो हवाई कनेक्टिविटी, जितनी रोड और हवाई और रेल नेटवर्क, ये 3 मजबूत स्तंभ होते हैं किसी भी जो है आधारशिला प्रदेश की, क्योंकि जितना ज्यादा आने जाने का जो है एक सफर है वो सुगम होगा, उतना ही लोग जो है यहाँ पर आसानी से आ सकेंगे। चाहे देश की संस्कृति को जानने या फिर पर्यटन के लिए आते हैं, उनके सभी ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी हम एक्सपो की तरफ लेके चल रहे हैं आपको। तो ये लोग आप देखेंगे जो युवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस एक्सपो लगाया गया है खासतौर से इस एग्जीबिशन में। ये 3 दिन का एक्सपो था जिसके अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से युवा उद्यमी ये आए हुए हैं सारे। आप देखिए प्रगति, ये इस भाग लेने के लिए। हनुमंत, कोशिश कीजिए कि आप युवा उद्यमी से बातचीत कर सके, उनका राइजिंग राजस्थान को लेकर उनका रुख जान सके। अभी हम थोड़ी देर में बात करने की कोशिश करेंगे युवाओं से भी जो यहाँ पर आए हुए हैं खासतौर से स्टार्टअप में। अभी हम एक्सपो की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जो है एक्सपो के अंदर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक्सपो है, हॉल है, जहाँ पर यहाँ पर एरिया है जहाँ पर आप देखेंगे कि एक्सपो के अंदर अलग अलग स्टॉल लगाई गई है, और इसी एक्सपो को यहाँ पर जो है युवा देखने के लिए पहुंचे हैं। अभी हम आपको जो है दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर खुद अब आ रही